क्लास 12th का अब पॉलिटिकल साइंस का हम सैंपल पेपर करेंगे। सैंपल पेपर टर्म 2 का है ये। देखो सेक्शन ए में जो कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि भारत अभी इस समय में एशियान को ज्यादा ध्यान क्यों दे रहा है एशियान पर। एशियान यानी एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 कारण बता देता हूं। पहला कारण ये, जो एशियान की साफ्टा पॉलिसी है जिसमें फ्री ट्रेड की वो बात करता है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी में वो फ्री ट्रेड की बात करता है, इसकी वजह से उसका भारत का ध्यान ज्यादा इस पर खिंच गया है। दूसरा ये कि 25 जनवरी 2018 को भारत का एक सिल्वर जुबली उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन एशियान पार्टनरशिप हुई थी इंडिया के बीच में, एशियान और इंडिया के बीच में ये एक उत्सव भी मनाया जाता है। ये 2 कारण हुए जिसकी वजह से भारत का ध्यान ज्यादा इस पर जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि साउथ एशिया में किसी भी सेंस में डाइवर्सिटी ज्यादा है और इनकी जितने भी साउथ एशिया में देश है उनकी कहीं ना कहीं एक जियोपॉलिटिकल कंडीशन है। जियोपॉलिटिकल का मतलब होता है उनकी जो राजनीति कंडीशंस है ये। क्या आप इससे सहमत हैं? और सहमत हैं तो अपने कारण बताइए। देखो हम सहमत हैं, अब इसके हम तो कारण बताने जा रहे हैं। इसके कारण एक ये भी है कि साउथ एशिया के जो नॉर्थ में हिमालयाज आते हैं और जो ईस्ट में बंगाल घाटी आती है बांग्लादेश की, बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरब सागर आता है, इन 3 पॉइंट्स की वजह से इसमें डाइवर्सिटी ज्यादा है। डाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं जियोपॉलिटिकल। इसका रीजन ये है कि भाई यहां पर जितने भी देश है साउथ एशिया में, चाहे अलग अलग भिन्न प्रकार के राजनीतिक सिस्टम रखते हो, प्रक्रिया रखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वह डेमोक्रेसी को ही महत्व देते हैं, मानते हैं। 2 रीजन इसके कारण यह होगा, इसी को आप बना के लिख देना। देखो मेरा मानना यह है, अगर आपके क्वेश्चन में सेंस है, वो डायरेक्ट उसके क्या पूछा गया है उसके ऑब्जेक्टिव को टच कर रहा है, तो एग्जामिनर जरूर मार्क्स दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को रामायण सुनाएं और रामायण देखो वो तो अलग भाषा, बहुत शुद्ध भाषा में लिखी गई है और वैसी भाषा में स्वाभाविक आप नहीं सुना पाएंगे, लेकिन आपका अगर सेंस सही है, आप हर चीज सही बता रहे हैं, आप हर चीज बता रहे हैं, भगवान श्री राम ने ऐसे वध किया था, सीता जी को ऐसे चुरा के ले गया था, तो सामने वाला श्रोता जरूर समझ जाएगा। लेकिन आप पूरी रामायण बता रहे हैं और श्रोता को ये नहीं पता चल पा रहा है रावण कौन था, सीता किसने चुराई थी, तो सेंस गलत है। ठीक ऐसे ही क्वेश्चंस की भाषा तो इंपॉर्टेंट रखती है, लेकिन अगर आपका सेंस सीधा टच कर रहा है, सीधा जो पूछा गया वो बता रहा है, तो आपके मार्क्स निश्चय ही अच्छे आएंगे। तो मैं यहां पर सेंस बता रहा हूं, यहां पर डायरेक्ट जो रीजन है क्वेश्चंस की वो बता रहा हूं, वो लिखने की स्किल्स आपको डेवलप करनी है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि भारत एक महत्वपूर्ण शक्ति के केंद्र के रूप में क्यों देखा जा रहा है? क्या आप ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल भाई, हमारा तो विश्व गुरु का इतिहास रहा है और हमें बनना भी है। भारत की बात है, 3 कारण बताऊंगा 2 की जगह। एक हमारा इकोनॉमिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और स्ट्रेटेजिकल, रणनीतिक जो पकड़ है ना वो बहुत अच्छी है। अब आप कहेंगे आर्थिक कैसे है? देखो भाई, हमारी आर्थिक में हम 5वें नंबर पे आते हैं, इकोनॉमिक जीडीपी में। भाई हम, वो तो अलग बात है कि हम चाइना से पीछे, अमेरिका से पीछे हैं, वो तो हमारा एम है कि हम इनसे भी आगे हों, लेकिन हम बहुत सारे देशों से आगे भी हैं। पीछे देखो कितने देश हैं, इसलिए हम इकोनॉमिक्स में भी बहुत मजबूत हैं। एक कारण ये हो गया, इसलिए भारत को शक्ति के रूप में देखा जा रहा है दुनिया में। दूसरा कारण, हमारी रणनीतिक तौर पर जो मिलिट्री है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री है तो हम मानते हैं, लेकिन हमारी मिलिट्री की इतनी पावर है, हम न्यूक्लियर एफिशिएंट देश हैं, इसलिए हमें एक शक्ति के रूप में देखा जाता है। तीसरा कारण ये,
हमारी देखो 5 ट्रिलियन डॉलर का तो अपना वो टारगेट है ही, 5 ट्रिलियन डॉलर की अपने को इकोनॉमी करनी है। तीसरा कारण ये है इंडियन डायस्पोरा, भारत के 20 करोड़ लगभग 200 मिलियन लोग बाहर जाकर काम करते हैं। मतलब कईयों के देश की तो इतनी आबादी भी नहीं होगी जितने हमारे लोग यहां से जाकर बाहर देशों में काम करते हैं। सबसे ज्यादा सऊदी अरब और यूएसए इन सब में काम करते हैं। चौथा प्रश्न, अमेरिका का दबाव, अमेरिका की जो पहुंच है वो साउथ एशिया में जल्दी से बढ़ रही है, ऐसा क्यों? कोल्ड वॉर के बाद ऐसा क्यों बढ़ रही है जल्दी से? 2 कारण बताइए, 2 एग्जाम्पल, उदाहरण बताइए। देखिए सिर्फ 2 उदाहरण बताने हैं। देखो ये साउथ एशिया की बात है, हम इसमें भी 3 रीजन देंगे। पहला कारण यह है, पहला रीजन उदाहरण यह है कि जो अमेरिका है उसके भारत और पाकिस्तान के साथ, दोनों के साथ एक जैसे रिश्ते हैं, दोनों के साथ गुड रिलेशनशिप है। कोल्ड वॉर में देखा होगा आपने, पाकिस्तान का साथ दिया था, अब कोल्ड वॉर के बाद भारत का साथ ये दे रहा है ना। यही तो था जो हमारे देश के सामने जंगी एटॉमिक बम लेके खड़ा हो गया था, फिर रूस आया था हमें बचाने, वाला बात है। लेकिन अब ये क्वाड में देखिए हमारे साथ आ रहा है, स्ट्रेटेजिक संबंध हमसे बना रहा है, तो ये दोनों के संबंध हमसे सही रहे हैं, इसलिए एक उदाहरण ये रहा। दूसरा उदाहरण हम देते हैं, इसकी बहुत सारी लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज है, जैसे कि हम इससे कई सब्सिडीज भी लेते हैं, हमें अमेरिका बहुत सारी सब्सिडीज भी देता है। इसकी जो लिबरल पॉलिसीज है, जैसे कि नेपाल को कर्ज दे देता है या किसी भी देश को कर्ज दे देता है, ये एक इकोनॉमिक पॉलिसीज है, इसके कारण इसका वर्चस्व बढ़ रहा है। तीसरा ये कि भाई एक तो इंडियन डायस्पोरा, साउथ एशिया में अमेरिका से बहुत डायस्पोरा है, मतलब अमेरिका बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं साउथ एशिया से, इसलिए इसको एक ओपन मार्केट में मिल जाती है। यहाँ पर डायस्पोरा के थ्रू यहाँ पर मार्केट में अपना सामान भी बेचता है। तीसरा कारण ये रहा। 5वां प्रश्न ये है कि सार्क की भूमिका क्षेत्रीय मध्यस्थता, क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने में क्या रहती है? सार्क का मतलब वो वाली सार्क नहीं, सार्क का मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी 2 भूमिका हम बताते हैं। पहली भूमिका इसकी ये कि जो साफ्टा इसका रूल है ना, साफ्टा का मतलब साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके थ्रू ये बहुत सारे जोन बना देता है जहां पर फ्री ट्रेड होता है। इससे क्या होता है, अगर किसी भी देश में फ्री ट्रेड हो रहा है ना, तो उसके ऑटोमेटिक रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। जैसे कि भारत और इंडिया में आने जाने में वीजा नहीं लगता, तो इसी के कारण हमारे रिलेशन भी अच्छे हैं। अब ऐसा तो नहीं है भारत और पाकिस्तान जाने में वीजा नहीं लगता है क्योंकि रिलेशन अच्छे नहीं है। तो ऐसे ही एक कारण यह है साफ्टा, जो इनका एग्रीमेंट है। दूसरा ये कि ये इकोनॉमिक फ्री ट्रेड तो करता ही है, उल्टा और तो और हमारे रीजनल कोऑपरेशन के लिए ये हमारे आर्थिक विकास भी करता है, और जब आर्थिक विकास होता है तो दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, इसके जितने भी मेंबर देश है उसमें फ्री ट्रेड चल रहा है, ठीक है, आपस में व्यापार कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, कोई गतिविधि रोकने वाला कुछ नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो जो देश आपस में व्यापार कर रहे हैं वही सामान वो दूसरे से मंगाते थे, तो वो तो अब मंगाना छोड़ दिया ना, आपस में मंगा लिए, है ना, तो दूसरे से डिपेंडेंसी खत्म हो गई। भाई वहां से क्यों मंगाए जब यहाँ पे फ्री हो रहा है सब कुछ। ये जिसने कहा कल समय गया टल। 6वां क्वेश्चन है कि भारत में जो पहले इलेक्शन हुए थे ना, पहले इलेक्शन 1950 में, तो वो 2 बार पोस्टपोन्ड हो गए थे, स्थगित हो गए थे। ऐसा क्यों? इसके लिए कारण बताइए। भारत की बात है, हम 3 कारण देंगे। पहला कारण ये कि भाई जब पहले इलेक्शन हुए थे ना, तो 17 करोड़ लोगों को 3200 एमएलए चुनने थे और 489 एमपी चुनने थे 17 करोड़ लोगों को। और तो और इन 17 करोड़ लोगों में से, दूसरा कारण, 17 करोड़ लोगों में से सिर्फ 15% लोग ही पढ़े लिखे थे।
मतलब आज तो हम चलो पढ़े लिखे हैं, हम मुद्दे जानते हैं, पहचानते हैं, मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर वोट भी देते हैं कि इस सरकार ने इतना काम किया। जब 17 करोड़ लोगों में से सिर्फ 15% ही लोग पढ़े लिखे थे, तब के मुद्दे क्या हो रहे होंगे, तब किस चीज पर वोट पड़ी होगी, तब किस क्या राजनीति खेली होगी। ये देखो, ये भी एक कारण था। तीसरा कारण यह रहा कि जो वोटर लिस्ट आई थी उसमें 40 लाख महिलाओं का नाम ही नहीं था। क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे, जैसे कि सभ्यता थी कि पहले पति का नाम नहीं लेते, तो कई महिलाओं ने अपना नाम लिखवा दिया। बहुत सारे नाम में गड़बड़ी हुई थी, जैसे कि इसके पापा, पप्पू के पापा, तो ये सारे नाम गड़बड़ हो गए, तो रिकॉर्ड में 40 लाख महिलाओं का नाम आया ही नहीं। 3 कारण मैंने आपको बताए। 7वां क्वेश्चन है कि कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार के 2 विशेषताएं बताइए। तो गठबंधन सरकार वो है जब एक पार्टी सरकार बनाने के लिए पूरी बहुमत नहीं ले पाती है, तो क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा पार्टी अपनी नीतियों से सहमत होकर, सभी की नीतियों से एक गवर्नमेंट, सभी की सीटों मिलाकर एक गवर्नमेंट बना लेती है। उसी को गठबंधन सरकार कहते हैं, जब सिंगल पार्टी नहीं, बहुत सारी पार्टियां मिलकर बना देती है। एक फीचर इसका यह हो गया। दूसरा है कि इसमें छोटी छोटी पार्टियों को बहुत महत्व दिया जाता है। जैसे कि 100 सीटों पे मान लीजिए सरकार बनेगी, बहुमत है, और सीट आई है एक या दो पार्टी को मिलाकर सीट हो रही है 96, 97। तो किसी छोटी पार्टी की 3 या 4 सीट है ना, तो उस छोटी पार्टी को बहुत महत्व दिया जाएगा उसे अपने में मिलाने के लिए। तो ये है, महत्व पड़ जाता है। अगला प्रश्न 8वां ये है कि उस लीडर का नाम बताइए जिसने दिल्ली में सबसे बड़ा जन मार्च निकाला हो पार्लियामेंट के लिए, और उसने ऐसा क्या विशेष था उस मार्च में। पहला जो उस महान नेता का नाम था वो था लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। इन्होंने सबसे बड़ा जो है मार्च निकाला था। और दूसरा इसका जो प्रश्न है कि क्या विशेष कहा था, वो ये कि ये हमारे देश में कैपिटल में, दिल्ली में सबसे बड़ी हुई रैली थी। अभी तक ऐसी कोई रैली हुई नहीं है, सबसे बड़ी रैली थी, लाखों की भीड़ इसमें थी। सेक्शन बी पे अब हम आ जाते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन ये है कि यूरोपियन यूनियन को और आसियान को कंपेयर कीजिए। भाई, यूरोपियन यूनियन की अलग अपनी क्वालिटीज है, आसियान की अपनी अलग क्वालिटीज है। यूरोपियन जो आसियान है वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल संघ है, मतलब इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा, यूरोपियन यूनियन जो है ये सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर, सुपर नेशनल, नेशनल से ऊपर उठकर। पहला ये हो गया, और इसमें सारे ही मेंबर यूरोपियन यूनियन में मिलकर डिसीजंस लेते हैं और इस पर अपनी सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता दांव पर रखनी पड़ती है, क्योंकि ये संघ जो डिसीजन ले लेता है वो ही सारे देशों के लिए मान्य होता है। दूसरा कारण इसका ये है, यूरोपियन यूनियन जो है उसकी कॉमन करेंसी है जिसका नाम है यूरो, और आसियान में ऐसी कोई कॉमन करेंसी नहीं है। और इसकी बातचीत, इसकी मीटिंग से ऐसा भी लगता है कि ऐसे कोई प्लान भी नहीं है आगे बनाने का। तीसरा कारण यह है कि यूरोपियन यूनियन में एक पार्लियामेंट है जो कि सारे डिसीजन लेती है, और आसियान में ऐसी कोई पार्लियामेंट नहीं है। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में बहुत बड़ी ज्यादा पावर है, इसमें सारे लेजिस्लेशन को पावर है, मतलब जो डिसीजन लेगी सारे देश को मानना पड़ेगा। ठीक है। यूरोपियन यूनियन जो है उसमें पावरफुल सेक्रेटरी भी है। सेक्रेटरी से देखो सब में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री, ऊंचे ऊंचे दावे के पद सब पे हैं, जैसे कि पाकिस्तान में भी प्रधानमंत्री इमरान खान है और वहां पर भी अमेरिका में भी प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। तो पावरफुल कौन है, वीक कौन है, सबको पता है। ठीक ऐसे ही यूरोपियन यूनियन का जो सेक्रेटरिस्ट है वो ज्यादा पावरफुल माना जाता है और इसी के मुताबिक वीक माना जाता है आसियान के सेक्रेटरिस्ट को। पांचवा कारण हम बता देते हैं कि इसके जो डिसीजंस होते हैं आसियान के, चर्चा कर कर, मीटिंग्स कर कर लिए जाते हैं यूरोपियन यूनियन के वोटिंग से। जैसे कि हमारे संसद में कोई भी बिल अगर पास होना होता है तो उसे वोटिंग चाहिए, उसकी बहुमत चाहिए उसके प्रति वोट में, तभी वो पास हो जाता है, पास हो पाता है। छठा कारण यह है, यूरोपियन यूनियन की 23 ऑफिशियल लैंग्वेज है।
लेकिन आसियान की सिर्फ एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है इंग्लिश, जिसमें सारी मीटिंग एंड डिबेट सब कुछ होता है। 6 कारण मैंने आपको बताए। 10वां क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि हमें अलग अलग तरीके के मुद्दे बताने हैं जो कि नेशनल इमरजेंसी 1975 के बाद हुए। ठीक है, हम बताने जा रहे हैं। पहला ये कि जो पॉलिटिकल आंदोलन हुए, जो राजनीतिक आंदोलन हुए, उसमें कई लोग जो है गिरफ्तार हुए और उसमें प्रेस की आजादी छीन ली गई थी और प्रेस रिस्ट्रिक्शंस में था। मतलब प्रेस में जो भी रिलीज होता था वो पहले वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाकर उसके बाद रिलीज होता था। दूसरा, इमरजेंसी में भाई डायरेक्टली सीधे तौर पर जो लोगों पर प्रभाव तो पड़ा ही है, ऊपर से जो कस्टडी में थे, जो गिरफ्तार हुए थे, कईयों की कस्टडी में ही मौत हो गई, ये प्रभाव पड़ा और इमरजेंसी ने जो है पूरी तरीके से पुअर पीपल को ध्वस्त कर दिया। तीसरा कारण ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था ना इमरजेंसी के बारे में, वो पूरी तरीके से इंटरनल डिस्टरबेंस में आ गया। वो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में गलत साबित होने लग गया, इंटरनल डिस्टरबेंस आ गई। ये तीसरा कारण। चौथा मुद्दा ये है, जो हमारे आंदोलन होने लगे इमरजेंसी के बाद और बहुत सारे लोग मिलकर यह आंदोलन कर रहे थे, ये एक साथ एक्शन ले रहे थे, ये दर्शाने के लिए कि ये जो इमरजेंसी लगी थी ये हमारे संविधान के लिए सख्त खिलाफ थी उसके। और अगला कारण ये है इमरजेंसी को लेकर कि इसने हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इंस्टेबिलिटी ला दी। इंस्टेबिलिटी मतलब भाई एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए होता है? एडमिनिस्ट्रेशन सरकार की नीतियों को जमीन तक पहुंचाता है, सरकार और लोगों के बीच में पुल का काम करता है। लेकिन क्या हुआ, नीति तो कुछ इंप्लीमेंट करी नहीं, बल्कि जो इमरजेंसी थोपी थी उसी को लोगों से मनवाने का काम किया गया। लोगों को पकड़ के जेल में डाला गया एडमिनिस्ट्रेशन, यह काम उन्होंने किया, तो पूरी तरीके से गलत एक्शन लिवाया गया एडमिनिस्ट्रेशन से भी। 11वां क्वेश्चन हमारा है मैप का। इसमें अलग अलग स्टेट बताने हैं, बहुत सारी स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट को देखकर बताना है। पहला इसमें स्टेटमेंट दिया यह है कि वो कौन सा स्टेट है जहां पर पहले मिनिस्टर बने थे हमारे स्वतंत्र भारत के कम्युनिकेशन के। वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ही हमारे पहले मिनिस्टर बने थे, उनका नाम शायद सिद्धगई ऐसी कुछ था, सिद्धई। ठीक है। दूसरा, ऐसा कौन सा राज्य है जहां के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बिलोंग करते हैं वहां से? वो है गुजरात। आज के समय में ये पैदा हुए थे बॉम्बे में, और जो वो समय वो महाराष्ट्र वगैरह, वो गुजरात महाराष्ट्र एक था, आज के समय पे गुजरात है। तीसरी स्टेटमेंट ये है कि ऐसा वो कौन सा स्टेट है जहां पर एस निरंजलिंगप्पा वहां से बिलोंग करते हैं? वो है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक से ये पूर्व मतलब चौथे सीएम भी रह चुके हैं। ऐसा कौन सा स्टेट है? फोर्थ स्टेटमेंट, ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर पूर्व कांग्रेस के राष्ट्र अध्यक्ष के कामराज बिलोंग करते हैं? वहां से के कामराज है, वो है तमिलनाडु। सेक्शन सी पे अब हम बात करेंगे। सेक्शन सी 6 मार्क्स का है, तो इसमें रीजन ज्यादा देने होंगे, और हमने इसमें चॉइस दी है, हमने चॉइस नहीं किया है, आपको एक एक क्वेश्चन बताया, क्योंकि क्वेश्चंस लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस को पैटर्न समझकर उसके तर्क पे काम करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 12वें क्वेश्चन में कहा गया है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर हम हैं। 12वें क्वेश्चन में कहा गया है जो हमारी शांति और संप्रभुता है वो स्थापित तभी होती है जब हमारे जो क्षेत्र के आर्थिक गतिविधियां हैं वह बहुत ही मजबूत हो और वह बहुत ही डेवलप्ड हो। क्या ये बात सही है? भाई बिल्कुल सही बात है। कैसे? अब हम इसके कारण देते हैं। भाई जब हमारे क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो अच्छे से विकसित होंगी, तो क्या होगा, जो आसपास थोड़े बहुत झगड़े होते हैं ना वो अपने आप सुलझ जाएंगे।
जैसे कि एक परिवार में भाइयों के झगड़े कई बार पैसों को लेकर हो जाते हैं। अगर सारे भाई अमीर हो जाए तो ज्यादा पैसों के झगड़े नहीं होंगे। ऐसे ही ये मामला, पहला ये कारण है, आपस में जितने विवाद हैं अपने आप सुलझ जाते हैं। दूसरा कारण ये, इसमें जो पिछड़े हुए देश हैं उनको भी मौका मिल जाता है विकसित होने का, उनको भी मौका मिल जाता है ज्यादा रोजगार जनरेट करने का। तीसरा कारण यह है, जहां पर भी ये विकास होता है तो वहां की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। भाई आप देख लीजिए कि जहां टाटा की फैक्ट्री लग रही है, जहां अंबानी की फैक्ट्री लग रही है, वहां की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख लीजिए जरा जाके, क्योंकि वहां के क्षेत्र का रीजन विकास है, वहां आर्थिक गतिविधि बहुत अच्छे से हो रही है, इसलिए वहां की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ गई है। चौथा इसका कारण हम बता देते हैं कि अगर वहां के, देखो बताइए, वहां पे आर्थिक विकास होगा तो कहीं ना कहीं उसकी गतिविधियां, उसके ट्रांसपोर्ट, उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ, वहां की अस्पताल, वहां के वर्कर्स को अस्पताल भी तो चाहिए होगा, वो अपने आप क्वालिटी वाला हो जाएगा। चौथा कारण ये। पांचवा कारण ये कि जब ऐसा विकसित होने लगेगा क्षेत्र का आर्थिक जो गतिविधियां हैं, तो वहां की पब्लिक अंदर से खुश होने लगेगी, सेटिस्फाइड होने लगेगी, तो वो गवर्नमेंट की नीति से बहुत हद तक सहमत रहेगी, गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, कोई आंदोलन, कोई राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात नहीं आएगी। लास्ट कारण इसका यह है कि पब्लिक का आक्रोश देखने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। पब्लिक का आक्रोश कब होता है? जब भाई हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा होता और सभी के क्षेत्र को मिलाकर एक आंदोलन बन जाता है, तो ऐसा पब्लिक का आक्रोश देखने को नहीं मिलेगा जब हमारे बगल में ही विकास हो रहा होगा। भाई अगर हमारे साइड में ही हमें विकसित जो है हर चीज व्यवस्था मिल रही है, तो हम और क्या चाहेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि ध्यानपूर्वक हमें 6 ऐसे मुद्दे बताने हैं जो कि भारतीय राजनीति में बहुत अहम जगह रखते हैं 21वीं सदी में। मतलब जो ये अभी हुआ है ना 2014, 2019, इस सदी में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत महत्वपूर्णता रखते हैं। पहला मुद्दा, भाई इसमें तो आप ही बता देंगे कि आपने देखा होगा ट्रिपल तलाक, जन्मभूमि, राम मंदिर, बहुत सारे, कईयों ने तो 370 पर, बीजेपी ने तो पूरा चुनाव उस पर ही लड़ा है। तो इसके मुद्दा पहला मैं बताना जा रहा हूं, वो है ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक 21वीं सदी में राजनीति में, भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। मैं बता दूं, ट्रिपल तलाक जो इस्लामिक पर्सनल लॉ है उसमें ये पूरा खत्म नहीं हुआ है, जो अभी गवर्नमेंट ने हटाया है। ट्रिपल तलाक में से भी एक है तलाक बिद्दत, ये खत्म हुआ है। इसमें सीधा कहा गया है कि सामने वाली लेडी को अगर पति तलाक 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 कह दे तो भैया तलाक हो जाता है। तो ये तो सीधा सीधा उत्पीड़ना है उस औरत की जिसके ये बीतेगा। तो ये अधिकार में नहीं है, इसको हटाकर अधिकार की रक्षा करी गई है उस नारी की जिस पर ये बीतने वाला होता। ठीक है, और हमारी गवर्नमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि वो कानून खत्म हो जाएंगे जो दूसरे कानून, जो हमारे मूल फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर, उन्हें लागू ना होने दें। ठीक है, अगला इसका कारण ये है, अगला मुद्दा ये है आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एसेशन साइन हुआ था, जिसमें हरि सिंह और नेहरू जी के बीच में ये सब तय हुआ था। आर्टिकल 370 रखा गया जिसमें कश्मीर को अलग एक पहचान, कश्मीर को एक अलग एक स्पेशल पहचान दी गई थी। इसमें जो है कश्मीर का अलग ही झंडा था, अलग उनका संविधान चलता था, अलग उनका सब कुछ चलता था। वहां पे कोई हमारे देश का मतलब अलग देश था, बस वो हमसे जुड़ा हुआ था, कोई वहां पे जमीन नहीं ले सकता था। अब इस 370 को गवर्नमेंट ने खत्म किया और इसी पूरे मुद्दे पे 2019 का चुनाव तक लड़ लिया था। तो एक कितना बड़ा मुद्दा रहा है भारत की राजनीति के लिए। एक बार जो होम मिनिस्टर है हमारे वर्तमान में, अमित शाह जी से पूछा गया कि भैया आपने 370 इतना क्यों इंपोर्टेंट समझा, क्यों हटाया? उन्होंने कहा जब ये 370 लगाया गया था ना, तो 373 में इसका हटाने का रास्ता भी बना दिया था। हमने तो उस रास्ते का इस्तेमाल किया, अपनी मंजिल तक पहुंचा है। तो ये 370 मुद्दा रहा बड़ा। तीसरा मुद्दा ये रहा फार्म लॉ, जो कि रिपील हो चुका है। 3 कानून बनाए और इसको किसानों के द्वारा बहुत ही बड़े पैमाने पर विरोध हुआ और इन 3 कानून को 3 काले कानून भी कह दिया गया। यही दिल्ली में एनसीआर में हाईवे पर ब्लॉक कर दिया था हाईवे,
और 1 साल तक लगभग ये संघर्ष चला भारत के किसानों और भारत की सरकार के बीच, और अंततः ये रिपील हो गया। और गुरु नानक जयंती के दिन हमारे नेताजी ने, मोदी जी ने कहा कि हम किसानों को समझाने में असमर्थ रहे, भले ही हमारा उद्देश्य था कि इनकी हमेशा भलाई हो, लेकिन हम ये लॉ रिपील करते हैं। और समर सीजन में, विंटर सीजन में भारत की संविधान सभा ने, भारत की संसद ने इसको रिपील कर लिया। ऐसे ये रिपील हो गया फार्म लॉ भी। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है राजनीति के, बड़े बड़े मुद्दे। अगला बड़ा मुद्दा CAA NRC था। इसमें दिल्ली में बहुत प्रोटेस्ट हुआ, वहां के बाग में। तो भाई CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और NRC नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजनशिप। जब भारत और पाकिस्तान बटा था 1947 में, उसके बाद लाहौर एक समझौता हुआ, उसमें कहा गया कि जो माइनॉरिटी है ना, उस पर हम दोनों देश ज्यादा मतलब प्रोटेक्शन देंगे अपनी अपनी माइनॉरिटीज को। भारत ने भी कहा कि हम हमेशा अगर आपके यहाँ से स्वाभाविक तौर पर अगर माइनॉरिटी हमारे यहाँ आना चाहती है तो हमेशा उसके लिए रास्ते खुले हैं, द्वार खुले हैं। अब क्या हुआ, माइनॉरिटी वहां की कम हुई, घटी, वहां की उत्पीड़न हुआ स्वाभाविक तौर पर। हमारी यहाँ माइनॉरिटी जो है वो बढ़ी। अब वहां की जब वो माइनॉरिटी बढ़ी तो वो इधर आने लगी। बांग्लादेश बन गया था 1971 की वॉर में, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी जब प्रधानमंत्री। तो भाई वो शरणार्थी के तौर पे आते रहे वहां की माइनॉरिटी, और वो यहाँ पर शरण लेकर रहे। इससे क्या हुआ, यहाँ पर उन्हें सिटीजनशिप तो मिली नहीं, ऊपर से ओवरफ्लो ऑफ पॉपुलेशन भी हुआ, बहुत सारे मुद्दे हुए, गरीबी भी आने छाने लग गई। तो ये लाया गया लॉ कि वहां से जो शरणार्थी आए हैं माइनॉरिटी के तौर पर, उन्हें हम सिटीजनशिप दें। अमित शाह से पूछा भी गया था कि भाई आप क्यों ला रहे हैं इसको। अमित शाह कहते हैं, आपने दुनिया में कोई देश देखा है जी कि जिसके यहाँ कोई सिटीजनशिप ही ना हो, सब आके रहने लगे। आप अमेरिका जाके रहने लगो, अमेरिका भगा देगा। 6 महीने बाद सिटीजनशिप लेनी पड़ती है वहां पे, सिटीजनशिप देने के लिए। और कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ऐसे उन्होंने अपना पूरा बयान दिया। 5वां मुद्दा है राम जन्मभूमि। कई सदियों से मुद्दा चल रहा था, 1990 में ये उग्र हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का भी विस्तार हुआ। भारतीय जनता पार्टी भी बहुत बड़ी पार्टी के तौर पर निकल के आई। वैसे इससे पहले इन्होंने बहुत सारी गठबंधन की सरकार बनाई थी, लेकिन इसके बाद इनका विस्तार हुआ, उग्र हुए। तो जब ये राम जन्मभूमि चल रहा था 2010 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था। उसी डिसीजन को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में डिसीजन दिया कि यहाँ पर श्री राम भगवान का मंदिर बनेगा। तो ये भी अब खत्म हो चुका है लगभग मुद्दा डिसीजन के बाद। ये जन्मभूमि का भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा। और यूपी का चुनाव, सेंटर का चुनाव, कई स्टेट का चुनाव तो भाई इसी पे ही लड़ा गया। ऐसे ऐसे धार्मिक मुद्दा आप इसको कह सकते हैं वोट पाने के लिए। और ये जब इतना गहन मुद्दा है, इतने सदियों से चला आ रहा है, तो ये राजनीति में आना स्वाभाविक था। लास्ट है कि भाई ये गवर्नमेंट जो है ना, कहियो कि 1980 में 90 में, इसमें तो भैया दौर चल रहा था कोलिशन गवर्नमेंट का, गठबंधन की सरकारों का। अब 2014 में जाके, 2019 में जाके अब बढ़िया मेजोरिटी वाली सरकार आई है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। मेजोरिटी की सरकार आई है, लेकिन इस सरकार क्या हुआ था, इन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ले रखा है। बहुत सी छोटी पार्टी इनके साथ मिल रखी है, बीजेपी के साथ। लेकिन जब इन्होंने 2014-2019 का चुनाव लड़ा, तो इनकी बहुमत सिंगल पार्टी बीजेपी की इतनी आ गई कि चाहे तो ये अकेले मिलकर सेंटर में गवर्नमेंट बना सकते हैं। लेकिन इन्होंने सोचा कि जब हम साथ मिलकर लड़े, तो जब हमारी अकेले की बहुमत आ गई तो हम छोटी पार्टी को क्यों छोड़े। इन्होंने नहीं किया, इन्होंने संघ को अपने साथ रखा, अलायंस को अपने साथ रखा। अपनी ज्यादा मेजोरिटी होने के कारण भी पश्चात भी इन्होंने अपना संघ बनाए रखा और अपनी पार्टी को, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को साथ ही लेकर चल रहे हैं, मेजोरिटी होने के बावजूद भी। ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा। अगर आपको इसके लिखित में नोट्स चाहिए, ये तो मैंने आपको ओरली बता दिया है, आपके मेन रीजंस, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप इसको अपने तरीके से बना के लिखिए। आप इस वीडियो को समझने के तौर पर देखिए और कमेंट में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो बताएं, बुरा लगा हो तो भी बताएं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।